हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जिसमें कि सभी चैप्टर को समाहित किया गया है। चाहे वह अलंकार से प्रश्न हो या फिर रस से प्रश्न हो या लिपि से हो या साहित्य से प्रश्न हो, सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं यह पूरी हिंदी को कवर करने वाला है। आपके एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए कह रहा है लखनऊ, बी कह रहा है दिल्ली, सी कह रहा है प्रयागराज और डी कह रहा है भोपाल। तो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो हुआ था दोस्तों, वह हुआ था लखनऊ में। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखिए, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य का अर्थ होता है दोस्तों ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण कंठ द्वारा किया जाता हो, अर्थात कि कंठ के द्वारा कंठ की हेल्प ली जाती हो जिन वर्णों को बोलते समय। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ह को जब हम उच्चारित करते हैं तो हम कंठ की सहायता से उच्चारण करते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन को हम देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है भारत भारती पुरस्कार, बी कह रहा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी के लिए जो पुरस्कार दिया गया था दोस्त, वह है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, यह किसके लिए दिया गया था, तो याद रखिए यह उर्वशी के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था तो ये भी जरूरी है याद करना कि 1972 ईस्वी में यह पुरस्कार इनको दिया गया था। चौथा प्रश्न कह रहा है, निर्णय में उपसर्ग है। तो उपसर्ग को याद रखिए शब्दों के आगे लगाया जाता है, और एक होता है प्रत्यय, वह कब लगता है, वह शब्दों के पीछे लगाया जाता है। तो उपसर्ग जो होता है वह शब्दों के आगे लगता है। तो यहाँ पर अगर हम निर्णय को देखें तो निर्णय में उपसर्ग जो लगा हुआ है वह है निरुपसर्ग। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहा जाता है सर्वनाम। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम संज्ञा की बात करें तो किसी स्थान, क्षेत्र या वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। छठा प्रश्न कह रहा है, भाषा का लघुत्तम रूप है। लघुत्तम का अर्थ होता है दोस्त छोटा। तो यहाँ पर अगर हम भाषा का लघुत्तम रूप को देखें तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ण, वर्ण जो होता है उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, वर्णों को तोड़ा नहीं जा सकता है, वर्णों के टुकड़े नहीं किया जा सकता। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में वर्णों की संख्या होती है कितनी, वर्णों की संख्या होती है 52। और दोस्तों, हिंदी लिखी किस लिपि में जाती है, तो ये भी याद रखिए कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सातवां प्रश्न कह रहा है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है कुटिल लिपि, बी कह रहा है शारदा लिपि, सी कह रहा है ब्राह्मी लिपि और डी कह रहा है खरोष्ठी लिपि। तो दोस्तों, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपि का विकास प्राचीन लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आठवां प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। ए ऑप्शन कह रहा है 14, बी कह रहा है 18,
सी कह रहा है 22 और डी कह रहा है 15। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या जो है वह है 22। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं, तो याद रखिए कुल अनुसूची की संख्या 12 है। अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। आपके ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या देवनागरी। तो दोस्तों भूल से भी देवनागरी मत करिएगा क्योंकि यह लिपि है, यह प्रचलित रूप इसका नहीं है हिंदी का, यह लिपि है। तो यहाँ पर वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप पूछा गया है तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, खड़ी बोली है। अगला प्रश्न कह रहा है पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है। तो अगर हम पुरानी हिंदी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ऑप्शन को देख लेते हैं, पहले ए ऑप्शन कह रहा है प्राकृत, बी कह रहा है अपभ्रंश, सी कह रहा है पाली और डी कह रहा है लौकिक संस्कृत। तो दोस्तों यहाँ पर पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अपभ्रंश। दोस्तों हिंदी अपभ्रंश से आया है और अपभ्रंश कहाँ से आया है, प्राकृत से आया है, और प्राकृत कहाँ से आया है, प्राकृत आया है पाली से। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है ने किस कारक का चिन्ह है। तो दोस्तों अगर हम कारक की बात करें तो कारक कितने होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर ने पूछ लिया है कि ने किस कारक का चिन्ह है, तो याद रखिए यह है कर्ता कारक का चिन्ह। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर हम करण की बात करें तो यह कौन सा इसका चिन्ह होता है, तो इसका चिन्ह होता है से। और कर्म को अगर हम देखें तो कर्म का चिन्ह होता है को। और अगर हम संप्रदान की बात करें तो संप्रदान के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो संप्रदान के लिए प्रयोग किया जाता है के लिए। तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न कह रहा है क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है संयुक्त क्रिया, बी कह रहा है कृदंत क्रिया और सी कह रहा है रंजक क्रिया और डी कह रहा है मूल क्रिया। तो क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है उसे कहा जाता है कृदंत क्रिया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम प्रत्यय की बात करें दोस्तों तो प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है। और प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, तो प्रत्यय 2 प्रकार का होता है। एक होता है कृदंत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। और कृदंत प्रत्यय क्रिया से संबंधित होती है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम के साथ जो लगेगा वो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। 13वां प्रश्न कह रहा है मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है। ए ऑप्शन कह रहा है फारसी, बी कह रहा है अंग्रेजी, सी कह रहा है चीनी और डी कह रहा है जापानी। तो मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली जो भाषा है वह कौन सी है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फारसी। अगला प्रश्न कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है क्या, बी कह रहा है कौन, सी कह रहा है यह और डी कह रहा है कुछ। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम यह की बात करें, चाहे यह हो और चाहे वह, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यह निश्चयवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को उनके किस काव्य के लिए मिला था। ए ऑप्शन कह रहा है चिदंबरा, बी कह रहा है लोकायतन, सी कह रहा है कला और बूढ़ा चांद और डी कह रहा है अतिमा। तो हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को उनके किस काव्य के लिए मिला था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चिदंबरा के लिए। और दोस्तों यह पुरस्कार जो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो यह किसके लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में, तो यह साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और अगर हम बात करें सुमित्रा नंदन पंत की
तो प्रकृति का सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत को ही कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आपको यह बात ध्यान में रखना है कि प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से जो जाने जाते हैं वह जाने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। और इनको कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो याद रखिए 1968 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है पुनर्लेखन संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनः धन लेखन, पुनर्लेखन का सही संधि विच्छेद जो होगा वह होगा पुनः धन लेखन। अगला प्रश्न कह रहा है ज झ श ध्वनियां क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन कह रहा है कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या दंतोष्ठ। तो दोस्तों ज झ श ध्वनियां जो कहलाती हैं वह कहलाती हैं तालव्य। जो च वर्ग होता है, च वर्ग तालव्य में आता है, च छ ज झ। और अगर दोस्तों हम श की बात करें तो श जो होता है वह ऊष्म होता है, लेकिन उसका उच्चारण ध्वनि ऊष्म नहीं होता है। श का उच्चारण स्थान जो होता है वह होता है तालव्य अर्थात तालु। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। ए ऑप्शन कह रहा है 8, बी कह रहा है 10, सी कह रहा है 11 और डी कह रहा है 7। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो होती है वह होती है 8। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और दोस्तों भरत मुनि की अगर हम बात करें तो भरत मुनि को कहा जाता है रसों का जनक। अगला प्रश्न कह रहा है आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा की रचना की आदिकाल में? तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है अमीर खुसरो, बी कह रहा है अब्दुल रस खान, सी कह रहा है कुतुबुन और डी कह रहा है मेंझन। तो आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा की रचना की है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अब्दुल रस खान। अब दोस्तों अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है तोता ए हिंद। अब कभी प्रश्न में आ जाए कि तोता ए हिंद के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आप याद रखिए तोता ए हिंद के नाम से जो जाने जाते हैं वह जाने जाते हैं अमीर खुसरो। अगला प्रश्न कह रहा है जहां शब्दों शब्दांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहां पर निम्न अलंकार होगा। तो शब्दों की बात की गई है, यह आपको ध्यान में रखना है, और उनके अर्थ क्या हो? अलग हो अर्थात भिन्न हो। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर दिया गया है ए ऑप्शन कह रहा है यमक, बी कह रहा है उपमा, सी कह रहा है रूपक और डी कह रहा है अनुप्रास। तो जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, बार बार वह शब्द आता हो और उसके अर्थ अलग हो, तो वहां पर हो जाता है यमक अलंकार। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे दोस्तों हम बात करें, आपने सुना भी होगा कि कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय। तो जो कनक होता है, कनक का प्रयोग 2 बार किया जाता है, कनक कनक। तो यहाँ पर अगर हम इस कनक की बात करें तो इसका अर्थ हो जाता है सोना और दूसरे का अर्थ हो जाता है धतूरा। तो इस प्रकार से इनका अर्थ बदल जाता है। अगर यहाँ पर हम वर्णों की अगर पूछ लेता कि वर्णों की आवृत्ति जब होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती हो तो वहां फिर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। 21वां प्रश्न कह रहा है बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं में कौन सा वाक्य है? ए ऑप्शन कह रहा है कर्ता कारक, बी कह रहा है करण कारक, सी कह रहा है अपादान कारक और डी कह रहा है संबंध कारक। बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं तो इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ पर दोस्तों करण कारक हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात करण का जो चिन्ह होता है वह होता है से, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो इससे भी आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। किससे बच्चे खेल रहे हैं? तो बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है यमक अलंकार, बी कह रहा है उपमा, सी कह रहा है रूपक और डी कह रहा है अनुप्रास। तो दोस्तों अभी हमने बात की कि जब शब्द बार बार रिपीट होते हैं तो क्या होता है, वहां यमक अलंकार हो जाता है। और वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर च
यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो च कई बार रिपीट होकर के आया है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है, अर्थात डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो दोस्तों विधुर का अर्थ क्या होता है, तो विधुर का अर्थ ये होता है कि जिसकी पत्नी मर गई हो। तो जिसकी पत्नी मर जाती है तो उसे कहा जाता है विधुर। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विधवा। विधवा किसे कहा जाता है, जिसका पति खत्म हो गया हो, जिसका पति मर गया हो। अगला प्रश्न कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है। ए ऑप्शन कह रहा है अरबी फारसी, बी कह रहा है मगधी, सी कह रहा है अवधी और डी कह रहा है ब्रज भाषा। तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा कौन सी है, तो याद रखिए दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा ठेठ अवधी है और यह पूर्वी हिंदी से रिलेट करती है। और अगर हम इनके रचना की बात करें तो इनका जो रचना है वह पद्मावत है। कभी पूछ सकता है एग्जाम में कि पद्मावत किसकी रचना है, तो याद रखिए पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो अगर हम यहाँ पर प्रश्न को देखें तो प्रश्न कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अवधी। 25वां प्रश्न कह रहा है बहिष्कार का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। बहिष्कार का अर्थ होता है दोस्तों अवहेलना करना। तो यहाँ पर अगर हम बहिष्कार का विलोम शब्द देखें तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वीकार। अगला प्रश्न कह रहा है त्रियामा का अर्थ है। त्रियामा का क्या अर्थ है, तो दोस्तों यहाँ पर त्रियामा का अर्थ हो जाता है रात, अर्थात आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न कह रहा है हयात प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं। अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है औषधि, बी कह रहा है सार, सी कह रहा है तत्व और डी कह रहा है जीवन। तो हयात क्या है, हयात शब्द जो है वह उर्दू है। हयात और प्राण आप जानते ही हैं, प्राण का अर्थ भी जीवन होता है, और पुत्र भी जो है यह जीवन का अनेकार्थी शब्द है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि उत्सव इस तरीके से लिखा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है द्विगु, बी कह रहा है अव्ययी भाव समास, सी कह रहा है बहुब्रीहि और डी कह रहा है कर्मधारय। तो दोस्तों जहां पर विशेषता बताई जा रही हो, जहां पर विशेषता का वर्णन किया जा रहा हो, तो वहां पर होता है कर्मधारय समास। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों नील कमल कह दिया जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, यानी कि नीला है कमल, तो यह कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कह रहा है, अंतिम प्रश्न है, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा दर्शाता है। ए ऑप्शन कह रहा है भाववाचक, बी कह रहा है समूहवाचक, सी कह रहा है जातिवाचक और डी कह रहा है व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों जहां पर कई दिया गया रहता है तो वहां पर आप कंफ्यूज मत होइए, जहां पर कई दिया गया हो तो वहां पर जातिवाचक हो जाता है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों हम नदियों की बात करें तो छोटी बड़ी सभी नदियां शामिल हो जाती हैं तो जातिवाचक हो जाता है। अगर यहाँ पर केवल चंद्रगुप्त दिया गया होता, कई न दिया गया होता, तो फिर आपका क्या हो जाता, तब आपका व्यक्तिवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ पर कई पूछा गया है तो इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।